हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और रोजाना हर हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपको मुलाकात करवाते हैं जो कि बाजार की तमाम बारीकियां आपको समझाते हैं और निवेश पोर्टफोलियो को लेकर भी आपको सलाह देते हैं। आज भी एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर दीपक शनॉय हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में दीपक। और कीमती समय ऐसे वक्त पे जहां पर दर्शकों को बाजार की हैंड होल्डिंग को लेकर बहुत सलाह चाहिए, बहुत मार्गदर्शन चाहिए। चलिए, बाजार को मौजूदा स्थिति में आप कैसे समझते हैं? 2 अप्रैल के बाद से हमने बाजार में जो भी होता हुआ देखा है, बहुत रिपोर्ट्स और बहुत एक्सपर्ट से हम बातचीत कर रहे हैं। सब कह रहे हैं घूम फिर के बातें अब थोड़ी सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक रिएक्शन बाजार ने खबर को लेते दिखाया, ग्लोबली भी दिखाया, लेकिन अब जो है थिंग्स आर सॉर्टिंग आउट देमसेल्व्स। और कहीं ना कहीं बाजार अब ये भी समझने लग गया है कि ट्रंप साहब के रहते अनिश्चितता तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी, हर बात पर, हर मोर्चे पर। बिल्कुल। फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपके शो में बुलाने के लिए। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने जो जो कहा, अनसर्टेनिटी, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थी पिछले 2-3 महीने में। कि रोज़ उठ के ट्रम्प क्या कहेंगे, कि किस पे आज टैरिफ लगेगा। और उस वजह से आई थिंक मार्केट्स भी रिएक्ट करे जा रही थी। पर एक तरह से होता है कि अगर कोई रोज ही अपना मतलब पॉलिसी बदल दे, तो उसके बाद लगता है कि देखिए अब जो कह रहा है वो शायद 2-3 दिन बाद ये नहीं कहेगा या फिर किसका ऑपोजिट ही कहेगा। तो लोग मार्केट में थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं कि ये इतना जरूरी नहीं है कि हम आज ही रिएक्ट करें, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं। तो मार्केट्स भी थोड़ा सा मतलब पहले तो बहुत परेशान थी, अब कह रहे हैं कि ठीक है, चलो देखते हैं आगे ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये वाली जो पॉलिसी आ रही है। तो उस वजह से वो वाली अनसर्टेनिटी अगर रहेगी भी, तो मार्केट्स उस पर रिएक्ट अलग तरह से करेंगे। और दूसरी बात यह कि इंडिया की जो इकोनॉमी है जनरली, आई थिंक वो एक तरह से लास्ट ईयर तक तो बिल्कुल ठीक थी। फिर सन दिसंबर के बाद से जब एफआई ने बेचना स्टार्ट कर दिया, तो लगा कि इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन है। और अब ऐसा लग रहा है कि उतना भी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल मतलब आप अब नंबर्स देखिए, अगर जीएसटी कलेक्शंस या फिर कुछ कोई और जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें भी ये आ रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इकोनॉमी भी उतनी मतलब जीडीपी ग्रोथ में उतनी कमी नहीं आई है। और आई थिंक आउटलुक भी बहुत अच्छा है जीडीपी ग्रोथ का। तो इस वजह से अगर आप फंडामेंटल्स देखें 3-4 साल तक, अगर ये हम ट्रम्प की जो अनसर्टेनिटी है उसको पार कर दें, तो शायद आगे जाके हमारा जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिटर्न्स हैं वो अच्छे होने वाले हैं। ये जरूर है कि स्टॉक मार्केट कभी बहुत आगे चला जाता है इकोनॉमी के, और थोड़ा सा कभी पीछे भी रह जाता है। आई थिंक अब थोड़ा सा बैलेंस्ड है। बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और आई थिंक आगे जाके और अपॉर्चुनिटी आएगी जो दूसरे स्टॉक्स में भी। आपसे तो और भी सवाल पूछने हैं मुझे सेक्टर स्पेसिफिक, और किस तरह से हमें मार्केट कैप के लिहाज से वैल्यूएशंस वगैरह दिखाई दे रही हैं चीज़ें। लेकिन उससे पहले एक सवाल उन युवाओं के लिए जिनके लिए आप कहेंगे कि इस तरह की बाजार की जो चाल रही है वो बहुत मेजर लेसन की तरह रही है। 2 से 3 ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो आप उनको झटपट बता पाएंगे कि बाजार की इस चाल में, क्योंकि उन्होंने तो अपने पोर्टफोलियो में लंबे लंबे मुनाफे देखे होंगे 2-2.5 साल, है ना? अब उसके बाद अचानक से इतना उतार चढ़ाव देखा होगा। 2 से 3 बातें जो आप उनको बताना चाहें। आई थिंक पहली बात तो ये कि देखिए, ये जो हमें अभी जैसे लेसन एजुकेशन मिल रहा है, वो हमें यूजली रोज सॉरी हर साल में एक बार जरूर मिलता था कि मार्केट 20% कम हो जाता था, आपको पता लग जाता था कि स्टॉक सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होती है, कभी कभी आपका लॉस भी होता है। तो आई थिंक ये लेसन 3-4 साल बाद आया, लेकिन आना जरूरी था और आ गया है। तो आपको ये देख के आगे बढ़ना पड़ेगा कि देखिए सिर्फ मुनाफे तो नहीं होंगे, कभी कभार कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ बाहर वाली जो आप जिस चीज़ पे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते वो चीज़ें होंगी, उस चीज़ से आपका नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा, शायद कभी कभी आपको नुकसान लेके दूसरे स्टॉक्स में भी जाना पड़ेगा। आपका वो दायरा ज़रूरी है। लेकिन दूसरा ये है कि आपको
अपने स्टॉक्स को इस तरह से देखना है कि आप उन स्टॉक्स को मतलब ज्यादा लगाव ना लगाएं, मतलब एक तरह से डोंट लव योर स्टॉक्स कहते हैं ना, कि इसके क्योंकि जब चीज सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाती हैं, जब चीज जो उसका वातावरण चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक वातावरण, तो कभी कभी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं करेंगी शायद आगे जाके, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, वर्ल्ड में टैरिफ्स आ गए हैं, ट्रेड की पॉलिसी की वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। तो जो कंपनी अपना अब जिसका सबसे ज्यादा एफर्ट अगर गुड्स एक्सपोर्ट्स में है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में, उस ऐसी कंपनीज को आपको शायद रिप्लेस करना पड़ेगा उन कंपनीज के साथ जिनका उतना ट्रेड में इम्पैक्ट नहीं है। तो एक आपको मतलब अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना ही पड़ेगा ऐसे टाइम्स में जहाँ पे मेजर इकोनॉमिक चेंजेस हों। और तीसरी बात ये कि आई थिंक ये जो लॉन्ग टर्म गेम है, इस तरह से जो स्टॉक मार्केट में आप जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ तकलीफ तो लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी अच्छे स्टॉक्स हैं जो गिरते हैं, और आपको पता भी है कि अच्छे स्टॉक्स हैं, तो इनको आपको शायद पकड़ के रखना पड़ेगा लॉन्गर टर्म के लिए। अगर ये 10-20% गिरे भी, कभी कभी 30-40% गिरे भी, तो इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको कभी कभार और ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है अगर कंपनी अच्छी हो तो। इसमें आप एक एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन यूएस में था, यूएस में 2000 में अमेजोन का स्टॉक 90% गिरा था। तो अगर वो वाली स्टॉक आज वर्ल्ड की सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हो सकती है, तो ऐसा भी है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अगर 30-40% गिरे भी तो आगे जाके और बढ़ सकती है। तो ये तीन चीजें अगर मैं की पेशेंस रखिए, और पोर्टफोलियो को जरा चेंज करिए जब इकोनॉमिक चेंजेस हों, और लॉसेस को वेलकम कीजिए, क्योंकि आपके आपके लॉसेस हर साल जो आने चाहिए थे अब 3-4 साल बाद आए। ये तीन बस लेसन्स हैं, मैं बस बताना चाहूंगा। बिल्कुल। नहीं, 3 लेकिन बुनियादी तौर पे काफ़ी ज़रूरी लेसन्स। और हर वक़्त अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेरे ख़्याल से आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते हैं। वक़्त आता है जब आपको लंबा भी सोचना चाहिए, और इस तरह की समझ मिले बाज़ार की तो आप शॉर्ट टर्म प्ले भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रणनीति भी बाँध सकते हैं। आपके क्लाइंट्स की बात करना चाहती हूँ मैं दीपक। फ़िलहाल किस तरह के सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशंस आप उनको रेकमेंड कर रहे हैं? क्या आप उनको ये रेकमेंड कर रहे हैं कि फ़िलहाल थोड़ा-सा दूर रहें बाज़ार में, कैश पे बैठे रहें, और जब मौका मिलेंगे मैं आपको बताऊँगा वहाँ डाल दीजिएगा पैसा? किस तरह से आप पढ़ रहे हैं और उनको आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं? तो कविता जी, हम वैसे जो पीएमएस चलाते हैं, हम वैसे ये डिसीजन हम ही लेते हैं। राइट। लोग हमसे पूछते भी हैं कि आपके कैश लेवल्स कितने हैं, आपके जो, और ये जो कैश लेवल्स भी हैं, एक तरह से हमारी जो हमने एक एल्गोरिथम बनाया जिसमें वो एल्गोरिथम के हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी कभार वो एल्गोरिथम खुद कहता है कि आप 50% कैश में जाइए, 60% कैश में जाइए। ये पिछले महीने मार्च में हम काफ़ी कैश में थे, और एंड ऑफ मार्च में हम मतलब कैश से निकल के स्टॉक्स में आना हमने स्टार्ट कर दिया था। वो एल्गोरिथम ने ही बताया कि अब थोड़ा सा जो मार्केट है वो चेंज हो गया है, और उस वजह से हमारा कैश लेवल अब बहुत कम हो गया है इन कंपैरिजन विद पहले। तो ये एक था। दूसरा, जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो हमने जो सेक्टर्स चुने थे हमारे फंडामेंटल पोर्टफोलियोज में, जिसको हम सर्ज इंडिया कहते हैं, वो मोस्टली डिफेंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये सब डोमेस्टिक इंडिया के स्टॉक्स थे, मतलब इंडिया जिसमें उसके कस्टमर्स भी इंडिया में ही हो, ऐसे स्टॉक्स थे। इन स्टॉक्स में ज्यादा कुछ मतलब अगर वो नेगेटिव हुए भी थे, अब काफी रिट्रेस करके वापस ऊपर भी आ गए हैं, तो हमने कहा कोई मेजर सेक्टोरल चेंजेस तो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो आईटी सेक्टर में हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे, उसको शायद मतलब वो नेचुरली कम ही हो गए क्योंकि वो स्टॉक्स गिरे सबसे ज्यादा हैं, वो उसको थोड़ा सा कम करके हमने फिर बैंक्स को ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि बैंक्स काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे पहुंच गए थे लास्ट मंथ, जहाँ पे बैंक की वैल्यूएशंस बहुत अच्छी थी। अब थोड़ा सा आई थिंक बैंक्स ने अब नियरली 20% इंक्रीज हुए हैं बैंक्स, तो उस वजह से नॉर्मल हो गया। पर हमने कोई ज्यादा सेक्टोरल चेंजेस नहीं किए हमारे पोर्टफोलियोज में। हमने ये कहा कि देखिए, हमें लगता है इकोनॉमिक, इवन ट्रम्प या टैरिफ्स की वजह से अगर जो इम्पैक्ट होगा, हमारे जिस सेक्टर्स में हमने स्टॉक्स चुने हैं उनमें ज्यादा नहीं होगा। हम्म, हम्म।
तो बैंक्स का आपने जिक्र किया, मुझे बताइए अब बैंक्स में भी फिलहाल किस तरह से रणनीति आपने बना रखी है, क्योंकि निजी क्षेत्र और सरकारी बैंक दोनों की अगर मैं बात करूं या पूरे बीएफएसआई स्पेस की मैं बात करूं, कहाँ कहाँ कितना कितना आपने अपना एक्सपोजर रखा हुआ है? तो पीएसयू में तो कम ही है अभी, लेकिन कोई खास प्राइवेट वजह है बैंक, पीएसयू कम होने के पीछे, खास वजह? नहीं कोई ऐसी वजह नहीं है। वो प्राइवेट बैंक थोड़ी और अट्रैक्टिव होती हैं जनरली, और यूजुअली जब प्राइवेट बैंक हमें उनमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो अगर हम बैंक्स को कंपेयर करें, मैं मेरे हिसाब से ये बैंक्स हम चुनना चाहते हैं जिनमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो। और अगर बैंक्स अपने ग्रोथ को मतलब ठीक तरह से देख रही हैं, पब्लिक सेक्टर में बहुत कम ऐसी बैंक्स हैं जो अच्छा ग्रो करती हैं। तो एक सर्टन ग्रोथ लेवल के बाद गवर्नमेंट खुद आके उनको बोलती है कि नहीं देखिए, आप लैंड इनको कीजिए या फिर आप इस बैंक के साथ मर्ज हो जाइए, वगैरह वगैरह। अब वो जिस तरह से हुआ है लास्ट 10 इयर्स में, हमें ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत चीप है तभी खरीदने चाहिए। वो बहुत चीप तो नहीं है। प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक वो काफी चीप हो गए हैं अर्लियर के कंपैरिजन में। मतलब 4 साल पहले या 3 साल पहले अगर आप देखें, बैंक्स ने अपने बैलेंस शीट्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और उस स्ट्रेंथ की वजह से मुझे ये लगता है कि कुछ बैंक्स यहाँ से काफी आगे बढ़ सकती है विदाउट रेजिंग कैपिटल। तो उस वजह से मुझे लगता है कि बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें ज्यादा लॉन्ग टर्म स्कोप है यहाँ पे। सेकंड, एनबीएफसीज में भी क्या हुआ है कि स्लो डाउन हुआ है काफी उनके ग्रोथ में। लेकिन कुछ एनबीएफसीज ऐसे हैं जो पहले स्लो डाउन उनका इम्पैक्ट हुआ था और अब बाहर निकल रही हैं। जो बड़े बड़े एनबीएफसीज हैं, हम उन पे ज्यादा, जो 150,000 का उनका जो लेंडिंग बुक है उससे ज्यादा उस उन उन एनबीएफसीज पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। ना कि जो छोटे वाले हों या फिर एमएफआई वाले हों या गोल्ड वाले हों। गोल्ड वाले में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वहां पे भी कुछ ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये वाली जो कंपनीज हैं एनबीएफसीज, उनमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली बिगर कंपनीज फॉर द मोस्ट पार्ट। और गोल्ड कंपनीज में एक छोटा सा प्लेयर है जो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में शायद आई मीन ग्रोथ भी अच्छी होगी और गवर्नेंस भी चेंज होगा। अच्छा, थोड़ा सा कंजम्पशन पैक पर हम बात करना चाहते हैं। पूरी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की स्पेस है, दीपक, आपको किस किस पॉकेट्स में अट्रैक्टिव लग रही है? और ये पूरा साल, क्योंकि कई लोगों से हमारी बात हुई है, तो कंजम्पशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, यहाँ पर थोड़े बेट्स आ रहे हैं। हालांकि अभी टैरिफ को लेके पूरे हेल्थ केयर की बात करें, उसमें से फार्मा में थोड़े से सवाल और काले बादल हैं सवालों के, बट उसको अलग रखते हुए कंज्यूमर पर आपका क्या आपकी क्या राय है? कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में जहाँ पे गाड़ी कार्स हैं, वहाँ हम्म। कार्स में थोड़े से प्लेयर्स हैं जो हमें इंटरेस्टेड है। टू व्हीलर्स में थोड़े ओके। से प्लेयर्स जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन इलेक्ट्रिक में उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आई थिंक इलेक्ट्रिक में जो जितना फोकस था पहले और वो जो पीएलआई जो मिल रही थी उसकी वजह से प्राइसेस भी कम हो गए थे काफ़ी। वो चीज़ अब पीछे, अब पीएलआई मतलब वो इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं गाड़ियों पे, आई मीन टू व्हीलर्स पे। और डिमांड भी उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो जनरली टू व्हीलर्स हैं, इवन लार्जर टू व्हीलर्स, वहाँ पे डिमांड आई थिंक प्रीमियम टू व्हीलर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। उस उस वजह से हमें वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। आई थिंक ऑल्सो इन सर्टन अदर सेक्टर्स। अब आई थिंक दिस टाइम हैज नॉट बीन सच अ बैड समर येट। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए, इतने एसीज नहीं बिक रहे जितने पहले बिका करते थे, या कूलर्स नहीं बिक रहे जितना पहले बिका करते थे। तो वहां पे आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंशियल वो ये होगा। लेकिन जो वाइट गुड्स बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे भी हमारे इंटरेस्ट हैं। थोड़े से जो कंपनीज दूसरे कंपनीज के लिए वाइट लेबल करके मैन्युफैक्चर करते हैं, वो वाली कंपनीज, उसमें उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है हमारा। हमने काफ़ी अबाउट 12 to 15% पोर्टफोलियो का कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में डाला हुआ है। लेकिन ये जैसे जैसे डेटा आता है, आई थिंक इस साल में जैसे आपका इनकम टैक्स 1 लाख रुपए कम हुआ है ऑलमोस्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो 1 लाख कहाँ पे जाएगा? मुझे लग रहा है कि काफ़ी उसमें कंजम्पशन में ही जाएगा। और वाइट गुड्स में काफ़ी कंजम्पशन चेंज होगा। तो जैसे जैसे डेटा आता जाता है, वहाँ पे हम लोग ऐसे कंपनीज में इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट। ये बताइएगा, बैंगलोर की बसों में कितनी भीड़ रहती है
और आपकी नी इंजरी अभी क्या ठीक हुई? नहीं, अभी उसके लिए फिजियोथेरेपी अभी चल रहा है। अच्छा। तो मैं यूजली मेरा मेरा ऑफिस अबाउट 6 किलोमीटर दूर है घर से। अच्छा। सो अच्छा। वहां से मोस्टली मैं अगर कब हफ्ते में एक बार या दो बार मैं चल के जाया करता था। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अच्छा। उतना ही टाइम लगता है बैंगलोर के ट्रैफिक में चल के हम्म। जाओ या गाड़ी में। लेकिन अच्छा। एक्सरसाइज भी हो जाता है थोड़ा सा। हाँ। लेकिन दिन नी की वजह से हम मैंने बसों में इतनी भीड़ है नहीं एक्चुअली इन द मिडल ऑफ द डे। 10-11 बजे जाए तो ओके। मतलब लोग ज्यादा बस लेते नहीं। आई थिंक हाँ कार में ही स्टक हो जाते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। पर हाँ आई मीन काफी कंफर्टेबल बसेस है अभी बैंगलोर में भी। बिल्कुल। और वेदर तो आपने आई थिंक सुना ही होगा कि बिल्कुल, वेदर। लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही वेदर की। पता है बैंगलोर में जब पहले हम आया करते थे तो लगता था कि आज घर से बाहर निकलो तो आज मतलब प्यार ही हो जाए। अब थोड़ा सा वहां पर भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सेहत के लिहाज से चलना तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। वरना बैंगलोर का ट्रैफिक काफ़ी हद तक परेशान करता है लोगों को। जरूर जरूर। आई मीन एक और चीज है कि बैंगलोर में फुटपाथ भी बहुत कम है। हाँ मतलब हाँ आपको ढूंढना पड़ता है माइक्रोस्कोप के साथ। हाँ हाँ तो हाँ। कभी कभी वो भी एक डेंजरस खतरा हो जाता है। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा इसकी वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं लेकिन चर्चा को अब दूसरे पहलू पे मैं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है शेयर मार्केट में। देखिए पिछले 2 ढाई सालों में अब सोशल मीडिया पे आपको जब आप कोई भी यूट्यूब खोलें उस तरह का तो आपको ज्ञान मिल जाता है। खबर कहीं भी मिल जाती है आजकल। खबरें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं आपको, आप हमेशा अपडेटेड भी रहते हो। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है इसको लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा है। अपने आप को फिल्टर आउट करना, क्लटर से बाहर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से आप तो खैर इस इंडस्ट्री के ही हैं, इतने सालों से आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं। लेकिन आप अब जैसे नया कदम भी तो रख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, आप एएमसी भी अब ला रहे हैं, और ऐसे में आपका फोकस एक्टिव फंड्स पर रहेगा, एटलीस्ट जो मैं पढ़ पा रही हूँ। अब आपकी टीम भी नए बच्चों की होगी, आप हायरिंग भी करेंगे। उनको किस तरह से एक एएमसी के सेट करने के महत्व को आप समझाएंगे? बतौर फंड मैनेजर्स मेरे ख्याल से सबका अपना एक तरीका होता है कामकाज करने का, लेकिन खबरों से तो आप दूर नहीं रह सकते। कौन सी खबर लें, किस तरह की खबर ना लें, एक मेंटोर के रूप में अगर मैं समझना चाहूँ, जब आप इस तरह की एमसी को सेट करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी और किस किस बात को लेकर आप उनको समझाइश देंगे? अब बिल्कुल कविता जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा एंड आई डोंट ब्लेम एनीबडी हियर कि जी। अगर आप टीवी में ऐड देखते हो हाँ। कि कोई आके वाइट सूट पहन के बोलता है कि ये इंडिया का सबसे मोस्ट एडवांस टूथपेस्ट है। हम्म। तो आप तो नहीं समझोगे कि इंडिया का मोस्ट एडवांस टूथपेस्ट। आप जानते हो कि ये लोग तो मार्केटिंग ही कर रहे हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक काफी जो न्यूज़ आपके यहाँ पे जो आता है वो हम्म। एक तरह से एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग ही होता है एक तरह हम्म। से। क्योंकि अगर लोग बोले भी कि देखो ये ट्रम्प ये करने वाला है तो इस कंपनी में बिल्कुल। मतलब चेंज हो जाएगा। आपको ये हाँ। देखना है कि यार ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, बाहर जाके किसी और से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। तो आपको न्यूज़ एक तरह से, आपको न्यूज़ भी एक तरह से एंटरटेनमेंट की तरह देखना पड़ेगा कि ओके। ये जब तक मैं इसको वेरीफाई ना करूं या फिर हाँ। मैं 4 लोगों से और बात ना करूं और मुझे यकीन ना हो तो वो मेरे लिए न्यूज़ नहीं है। ओके। और कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी खुद न्यूज़ ऐसे डाल देती है कि मतलब हाँ कह दी कि देखो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है। सही और बात है। आप फिर देखोगे, बोलोगे एक्सपोर्ट ऑर्डर 2029 तक का है। तो एक्चुअली जो जितना उन्होंने 200 करोड़ का बोला वो एक्चुअली साल का सिर्फ 25 करोड़ है या 30 करोड़ है ऐसा। तो आपको लग रहा है कि यार ये 25 करोड़ 30 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है इस कंपनी में। तो आप अगर एक 200 करोड़ का ऑर्डर देखोगे वर्सेस 30 करोड़ पर ईयर देखोगे तो आपका मतलब इवैल्यूएशन एनालिसिस चेंज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे यही होता है कि हम कहते हैं कि देखो न्यूज़ में ट्रस्ट करो थोड़ा सा, पर वेरीफाई करो। ओके। हर चीज को आप वेरीफाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि और थोड़ा वक्त भी जाएगा जिस टाइम से न्यूज़ आया और फिर जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि अगर इसको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो उस टाइम के बीच में आपको और ओपिनियंस आ जाएंगी, आपका टाइम वेरिफिकेशन में चला जाएगा और उस टाइम पे आप शायद किसी कंपनी को बॉटम पे नहीं खरीद सकते हो हाँ। कि एब्सोल्युटली जो सबसे नीचे वाला प्राइस है उस पर नहीं, शायद नहीं खरीदोगे।
उसको जब, क्योंकि आप वेट करोगे थोड़ा न्यूज़ का, आप थोड़ा सा ऊपर खरीदोगे, बट बेटर है। क्योंकि जो स्टॉक आप सोच रहे हो कि सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उससे कई गुना और नीचे जा सकता है। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हो इस 10 रुपए से नीचे क्या ही जाएगा, और फिर वो 5 रुपए चला जाता है। हम्म। 10 रुपए से 5 रुपए आप समझ रहे होगे कि क्या ही होगा, सिर्फ तो 5 रुपए तो गिरा है, लेकिन आपका 50% इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है। हम्म। सो आपको यही करना है कि आपको बॉटम नहीं पिक करना है, आपको देखना है कि जो स्टॉक ऊपर जा रही है और वेरीफाएबल इंफॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रही है, उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैदा कर दिए हैं। हम यही बोलते हैं, हम भी तो सोशल मीडिया में ही बात करते हैं, इसलिए सबका यकीन ऐसे ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम्म। आजकल कोई न्यूज़ हुआ तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर ट्रम्प वाले एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर डिफेंस वाले एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हाँ। वो मतलब वो काफी होता है। बिल्कुल। लेकिन ये आप जानते हो कि आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में अगर आप 6 लोग 7 लोग मिले हो, तो आपको भी पता है कि कुछ लोग ऐसी हैं ही नेचुरली, हम्म। कि इस हर चीज को वो कहते हैं कि वो जानते हैं, पर शायद कभी मतलब उतने डेप्थ में शायद नहीं जानते होंगे। तो बिल्कुल। आपको थोड़ा सा चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी। मेन थिंग इज इग्नोर द नॉइस राइट। एंड फिल्टर आउट द सिग्नल फ्रॉम द नॉइस। वही 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 सबसे यही कहूंगा। ये मेरी टीम तो, मैं तो रोज कहता ही रहता हूँ, बट मैं हर 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 लिस्टनर को भी यही कहूंगा कि देखिए, न्यूज़ तो आपको बहुत आएगा, आपको उसमें नॉइस और सिग्नल में फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको। ऑलराइट। जो एएमसी आप ला रहे हैं, जो फंड्स आप ला रहे हैं, उनमें पहला कदम एक्टिव फंड से रखा जा रहा है। बहुत सारी एएमसीज जो भी हाल ही में आई हैं, वो तो पैसिव से शुरुआत करना चाह रही हैं, और उन्होंने की भी है। हाँ जी, ये एक्चुअली आई थिंक एक हम एक्टिव फंड्स ही चलाते थे, पीएमएस में भी हम एक्टिव ही हैं। पैसिव में आई थिंक पैसिव में भी बहुत स्कोप है आगे जाके, शायद हम आगे जाके हमारे खुद के पैसिव स्कीम्स भी लॉन्च करें, पर हमारा जो सबसे बड़ा स्किल है वो एक्टिव में है। इसमें क्वांटिटेटिव है, हमने एल्गोरिथम्स लिखे हैं जो डेटा को एनालाइज करके हमें बताती हैं कि ये वाली स्टॉक्स अच्छी हैं, और हम उसका पोर्टफोलियो बना के फिर बहुत सारी जो प्राइस वॉल्यूम वाली एल्गोरिथम्स है उनको यूज़ करते हैं, फंडामेंटल्स और न्यूज़ एनालिसिस वाले एल्गोरिथम्स वो भी यूज़ करते हैं। और इसमें जितना जितना हमने इन्वेस्ट किया, उस वजह से हमको लगता है कि एक्टिव मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। ओके। और इस वजह से पहले हम वो जो सबके पास होते हैं, आई थिंक मोस्टली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ओके। ऐसे वाले फंड्स हम पहले लॉन्च करेंगे। हम बहुत कैसे ज़्यादा अलग होंगे आप बाकियों से? तो एक तो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, कि हमारा जो अप्रोच है, जो डेटा को देख के जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, वो शायद दूसरे बहुत सारे अप्रोचेस हैं इन्वेस्टमेंट के। आप प्रोमोटर से मिलो, उनकी जो कंपनीज को देखो डीप तरह से, और या फिर आप जब फैसिलिटीज में जाओ, अपना रिसर्च करो ऑन द ग्राउंड, वर्सेस आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो, डेटा सब जगह से लो, उस डेटा को क्रंच करके जो आपको एनालिसिस या इंसाइट्स मिलती हैं, उस वजह से आपको लगता है कि कुछ कंपनीज एक्चुअली अच्छा कर रही हैं, और डेटा दिखा रहा है कि वो अच्छा कर रही है, ऐसी कंपनीज को ऊपर फ्लोट किया जाए और उन कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया जाए। आई थिंक वो एक अप्रोच है जो यूएस में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में रिलेटिवली न्यू है। तो हम हम्म। क्वांटिटेटिव फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, क्वांटिटेटिव हम्म। ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग, हम्म। दोनों हमने पीएमएस में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। व्हाट 5 ईयर रिटर्न्स आर सिग्निफिकेंटली अबव इंडेक्स। हम्म। लेकिन हमने म्यूचुअल फंड में अभी कुछ हमारे लॉन्च नहीं हुए हैं, तो जब लॉन्च होंगे तो हम इसी इसी चीज़ को म्यूचुअल फंड में भी लेके आ सकते हैं, कि एक राइट। मतलब एक कंबाइंड अप्रोच हम्म। जिसमें इन्वेस्टर्स को सर्व करा जाए। और हम्म। यहाँ पे डेट और हाइब्रिड पोर्टफोलियोज भी ला सकते हैं, जो ओके। पीएसएमएस में टैक्स इनएफिशिएंट होती हैं। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। ऑलराइट दीपक, बातें तो बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन मेरा समय भी समाप्त हुआ है, और अगली बार आपसे जब मुलाकात होगी तो कुछ और फंड्स के बारे में और आप पीएमसी के बारे में विस्तार से बातचीत भी करेंगे होपफुली। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया हमें इतने। धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।